जनता सुना रही हो नारे, संसद भुना रही हो नारे। गम का आंगन दर्द बुहारे, भूखा बचपन चांद निहारे। मावस के डर से भय खाकर पूनम चीखे और पुकारे। हो जाएं अधिकार तुम्हारे, रह जाएं कर्तव्य हमारे। हो जाएं अधिकार तुम्हारे, रह जाएं कर्तव्य हमारे। तब लिखने पड़ते हैं नारे, तब गाने पड़ते हैं नारे। तब लिखने पड़ते हैं नारे, तब गाने पड़ते हैं नारे। नमस्कार, डॉक्टर हरिओम पवार जी की इन पंक्तियों के साथ मैं हूं भानु प्रताप मिश्र और आप देख रहे हैं नई पीढ़ी की आवाज़। आज 3 महीने से आज तक नारे लिखे गए और नए नए नारे गढ़े गए, इसलिए इन नारों से इतर आकर अब हम जनता के मुद्दों पर, चूंकि जनता ने अपना जनादेश छत्तीसगढ़ में स्पष्ट रूप से दे दिया है और अब चुने गए प्रतिनिधि किस तरह कार्य करेंगे और उनके जनता द्वारा दी गई उनको जिम्मेदारी किस तरह निर्वहन करना है, तो उन विषयों पर हम अब चल रहे हैं। हम एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि हमारा विकास किस तरह होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए। आज हमारे बीच एक अच्छे चिकित्सक और काफ़ी लंबे राजनीतिक विरासत से आते हैं, डॉक्टर राजकुमार अग्रवाल अर्थात डॉक्टर राजू अग्रवाल। उनसे हम बात करेंगे। एक लंबी राजनीतिक विरासत से आते हैं और उस विरासत में, चूंकि उस काल में लोगों के नैतिक मानदंड, राजनीतिक लोगों के, क्योंकि आपके पिताजी भी एक विधायक थे और काफ़ी लंबे समय तक रहे। कितने बार रहे? 4 बार विधायक रहे। तो उन समयों में लोगों का नैतिक बल बहुत होता था जी। आज के राजनीति में उसे कैसे देखते हैं आप? उसकी अच्छाई और बुराई पर क्या आप? पहले तो आपका धन्यवाद जी। नई पीढ़ी की आवाज़ को मेरा धन्यवाद, आपको मेरा धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और सभी दर्शकों को, सुनने वालों को मेरा नमस्कार। सर, अगर मैं पिछले 50 साल की राजनीति की चर्चा करूं, सफ़र की जी। मैं लगभग 14-15 साल की उम्र से जी। मैंने राजनीति के परिवेश में देखा है, समझा है, जाना है और धीरे धीरे मेरी मैच्योरिटी के साथ साथ मैंने राजनीति को और गहरे से समझा है। तो पहले और अभी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, पहले राजनीति में जो भी आते थे या राजनीति में जो थे, उनका एक मुद्दा रहता था कि हम कुछ पब्लिक के लिए करेंगे, जनता के लिए हम कुछ करेंगे और इस जुनून के साथ राजनीति में इन्वॉल्व होते थे, एक उद्देश्य के साथ इन्वॉल्व होते थे। वो उद्देश्य उनका सेवा भाव का और लोगों का कार्य करने का, विकास का रहता था जी। वो जज्बा था उनमें जी। आज की राजनीति में कोई भी आता है तो ये सोच के आता है कि राजनीति में जाऊंगा, बिजनेस करूंगा, पैसा कमाऊंगा, पावर और मनी गेन करूंगा। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। आज किसी का भी राजनीति में प्रवेश करने के पीछे कभी भी किसी प्रकार का सेवा का उद्देश्य मैंने किसी में महसूस नहीं किया। यह एक सबसे बड़ी कमी है जी। पहले साधन कम थे, सुविधाएं कम थी और उसी में उस समय के राजनेता कम साधन, कम सुविधा में अच्छे से अच्छा रिजल्ट देकर शहर का और देश का विकास करने में जागरूक रहते थे और तभी 47 से लेकर आज देश इतना आगे बढ़ा है। आज साधन बहुत हैं जी, सुविधाएं बहुत हैं, पर उसके बाद विकास को अगर उस रेशो में हम देखें तो आप पाएंगे कि हम निगेटिव में हैं। अच्छा। इतने साधन और इतनी सुविधाएं अगर उस जमाने में होती तो हम आज कहाँ होते, इसकी कल्पना भी की नहीं जा सकती। पर अब चूंकि उस समय करप्शन इतना ज़्यादा नहीं था, लोगों की मनोस्थिति बेईमानी की नहीं थी, लोगों का उद्देश्य केवल पैसा कमाना या पावर गेन करना नहीं था, तो जो आज आ गया है, इस चेंज के कारण एक बहुत बड़ी गिरावट, नैतिक गिरावट मान के चलिए, राजनीति में आई है, जिसमें पैसा, बल, दारू, इसका बहुत बड़ा योगदान हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा मेरा एक प्रश्न है
कि अभी भाजपा रायगढ़ विधानसभा से बहुत प्रचंड बहुमत से ओपी चौधरी जी भाजपा से जीते हैं, वो पूर्व IAS भी थे, तो उनसे क्या आप चाहते हैं? इसमें कांग्रेस की क्या, एक तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि कांग्रेस की इसमें क्या वो रही, क्योंकि आप कांग्रेस के सदस्य हैं, तो कांग्रेस की क्या भूल रही कि इतने प्रचंड मत से वो जीते? कांग्रेस की क्या कमी रही और क्यों हम हारे जी। इसकी तो समीक्षा हमारे जो पदाधिकारी हैं और जो प्रत्याशीगण हैं वो बैठ के करेंगे, डिसाइड करेंगे। और इतना अच्छा कार्य करने के बाद भी बघेल जी के 5 साल में जिस तरीके से उन्होंने किसानों के लिए और गांव के लिए काम किया, उसके बाद भी हम ग्रामीण स्तर में भी क्यों चुके, जी। ये एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं हमारी कोई चूक हुई है, भूल हुई है, या हम अंडर करंट को समझ नहीं पाए, या ये अंडर करंट पिछले कई सालों से था, 4-5 सालों से, या ये अंडर करंट इलेक्शन में कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद हुआ है। अच्छा। दोनों के जब इलेक्शन का पीरियड आया उसके बाद हुआ है, ये कह पाना मुश्किल है। ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये अंडर करंट कौन सा था, हम क्यों हारे, क्या एनालिसिस करें कि ओपी चौधरी के ग्लैमर के कारण हारे हम, अच्छा। कि हमारी सरकार की कोई कमी थी, या हमारे कोई कार्य में कमी रही है, इलेक्शन संचालन में कोई कमी रही है, इसका एनालिसिस करेंगे। संगठन बैठक, आज शायद समीक्षा बैठक हुई भी है, मैं तो अपने कार्यवश जा नहीं पाया, पर जो उसमें डिसाइड हो और पता चलेगा। अच्छा सर, ओपी चौधरी जी चूंकि अब रायगढ़ के विधायक हैं और अभूतपूर्व मत से जीते हैं जी, तो उनसे आप उनको मैसेज क्या देना चाहते हैं? और आप चूंकि एक पढ़े लिखे चिकित्सक हैं और अनुभवी हैं, एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और विकास के लिए कैसी रूपरेखा होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, और रायगढ़ का विकास कैसे हो सकता है? मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से जी माननीय श्री ओपी चौधरी विधायक साहब को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ इनकी ग्रैंड सफलता के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि शहर ने, विधानसभा ने, ग्रामीण लोगों ने जिस विश्वास के साथ इतने प्रचंड बहुमत से जिताया है, उसे यह गलत साबित न होने देंगे। और उम्मीद करूँगा कि वो सारे वादे जो इन्होंने अपने रायगढ़ के लिए किए हैं, और वो सारे वादे जो इनकी छत्तीसगढ़ कमेटी ने किया है, भाजपा कमेटी ने, उसे पूरा कराने में और करने में भरपूर योगदान देंगे। अच्छा। जहाँ तक मैं सोचता हूँ इनके जितने प्रचंड बहुमत में एक इनका पर्सनल जो रायगढ़ के विकास के लिए जो इन्होंने दिया और योजनाएं बताई और जो वादे किए हैं, वह भी एक जो शहरी इलाके में जो इन्हें बहुमत, प्रचंड बहुमत मिला है, 34-35 हजार से लीड मिली है, एक वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। अब हम तो वॉच करेंगे, सिर्फ देखेंगे, हमारा कार्य है, विरोधी में है तो विरोध करना ही हमारा मकसद नहीं है। हम कोई इनके इससे कोई भी सकारात्मक कार्य का विरोध भी नहीं करूंगा, मैं इंडिविजुअल अपनी बात बताता हूँ। पर अब गेंद उनकी पाली में है, जनता ने उनको बहुमत दे दिया, जनता ने उनको जवाबदारी दे दी, अब उनकी पारी है कि उस विकास को जो उन्होंने वादे किए हैं उसे किस तरह से और कितनी जल्दी पूरे करते हैं, और लोगों को ये बताने के लिए मजबूर होते हैं, मानने के लिए स्वीकार करे पब्लिक कि हमने सही डिसीजन लिया था। नहीं तो कहीं ना कहीं वो फिर चुकेंगे, फिर हम आएंगे और लोगों को महसूस होगा कि हमने एक मिथ्या भ्रम में आकर और मिथ्या सीडो ग्लैमराइज स्क्रीन को देखकर हमने उनको वोट दिया था। यह अब उनकी पारी है, उनकी काबिलियत, और वो होगा जो अपने दिए हुए सारे वादों को पूरा करें और जनता के सामने रायगढ़ के विकास में, जिसमें प्रदूषण के मामले में उन्होंने कहा है, बेरोजगारी के मामलों में उन्होंने कहा है, शिक्षा के मामलों में कहा है, ये महापल्ली की स्कूल के बारे में उन्होंने कहा है कि सरकारीकरण के लिए जो सपने मांग है, महापल्ली जी जो महाविद्यालय बटमूल कॉलेज जो है उसके सरकारीकरण के लिए हेल्प या कुछ भी उसको करके उत्थान करेंगे उसका, जो लगभग बंद होने की स्टेज में है। अच्छा। उन्होंने कहा है कैटी के लिए जो विश्वास दिलाया है, कैटी के लिए विश्वास दिलाया है, सपनई नहर की जो के लिए, केलो डैम की नहर के लिए जिस प्रकार का उन्होंने विश्वास दिलाया है,
बेरोजगारों की नौकरी के लिए जो विश्वास दिलाया है, इन सब बातों पे हमें बड़ी आस भरी नज़र से पूरा विधानसभा उनकी ओर देख रहा है, ताक रहा है और उम्मीद लगाए बैठा है। जो रिंग रोड के मामले में उन्होंने कहा है, रोडों की दुर्दशा सुधारने के लिए कहा है, जो कॉरपोरेशन में रुके हुए काम है जो पूरे नहीं हो सके, जैसे संजय कॉम्प्लेक्स है और ये जो यहाँ के और जो डेंगू जैसे बीमारियों को हम नहीं संभाल सक रहे हैं, ये जो हमारी असफलता रही है इसमें निगम की, उसको जो हमारे मतलब टेक्निकली असफलता है, पूरा प्रयास हुआ हमारी ओर से, फंड भी आया, पर किसी न किसी टेक्निकल कारण से वो पूरे नहीं हो सके। जनता को उससे मतलब नहीं रहता कि टेक्निकल कारण है कि क्या कारण है, जनता को रिजल्ट चाहिए और जो हम रिजल्ट देने में हम असमर्थ रहे, ये सत्य है। लेकिन यही वादा अब इन्होंने किया है, भाजपा ने किया है, भाजपा के विधायक साहब ने किया है, लोगों की उम्मीद और हमें भी उम्मीद है वो पूरा करेंगे और हमारे रायगढ़ शहर को उज्जवल भविष्य देंगे। इसी यही मैं उससे उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ ये दे, नहीं तो ये मान के चलिए जनता 1 मिनट में जो कुर्सी पे बैठाई है तो दूसरे सेकंड में उतार भी देगी। स्थानीय स्तर पे प्रत्याशी चयन में कांग्रेस से चूक हुई थी क्या, ऐसा कुछ आप मानते हैं? ये मैं कुछ नहीं बोल सकता। देखिए, इसके कई बड़े बड़े पहलू रहते हैं। हम एक छोटे से दायरे में हैं, रायगढ़ के एक छोटे से राजनीतिक दायरे में हमारी सोच बहुत छोटी हो सकती है, हमारा दायरा रायगढ़ की हमारा दायरा छोटा हो सकता है, लेकिन जिन लोगों को टिकट देने का अधिकार रहता है दिल्ली और रायपुर के पदाधिकारियों को, वो एक बहुत ऊंचाई में रहते हैं, उनके सामने पूरा बड़ा फील्ड रहता है, बड़ा विजन है, कई पहलुओं को सोच के, कई बातों को सोच के कई डिसीजन लेते हैं, तब जाके वो किसी प्रत्याशी का चयन करते हैं। और प्रत्याशी चयन करके उन्होंने अपनी काबिलियत के अनुसार अच्छे से अच्छा प्रत्याशी का चयन किया और उन्होंने डिलीवरी दी। ये दिगर बात है कि समय अनुसार किसी कारण भी वो सक्सेस नहीं हुए, पर इसमें प्रत्याशी चयन को गलत और सही कहने का कोई इस समय कोई औचित्य नहीं है। इसलिए औचित्य नहीं है क्योंकि उनके अपने दायरे थे, उनके जो दायरे थे, जो उनके बॉक्स थे, उसमें जो फिट बैठा उस कैंडिडेट का उन्होंने सिलेक्शन कर दिया। जैसे मैं भी एक दावेदार था, हो सकता है मैं कहीं उनके क्राइटेरिया में ना आ रहा हूँगा, मेरे में कहीं कुछ कमियां होंगी, मुझे ये मान के चला जा रहा होगा कि मैं उचित पात्र नहीं हूँ इसके लिए, उन्होंने मुझे नहीं दिया, तो एज ए पार्टी वर्कर मुझे कोई शिकायत नहीं है, उसको मैंने एक्सेप्ट किया, कोई बात ही नहीं। इस बारे में इस चीज़ के लिए भी मुझे कमेंट्स करने का अधिकार भी नहीं है और मेरी उतनी सोच भी नहीं है। अच्छा, ये धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बात किया इसके लिए।